किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं गेहूं में बालियां निकलते समय हमें कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। नमस्कार किसान भाइयों, SRJ फार्मिंग चैनल पे आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, एक अच्छी और सही जानकारी के लिए थोड़ा सा वीडियो लंबी हो गई है, तो इसलिए अगर आप पूरी वीडियो देख लेते हैं तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप गेहूं में निश्चित ही अच्छी और ज़्यादा पैदावार ले पाएंगे। आज का जो हमारा विषय है, गेहूं में बालियां निकलते समय हमें कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आप भी ये गलती नहीं करेंगे और आप भी अच्छी बालियां गेहूं में लाएंगे, गेहूं में अच्छा उत्पादन आप ले पाएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए, ज़्यादा समय ना लिए आपके वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले गलती आपको क्या नहीं करनी है इसके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले गलती किसान भाई इस समय यानी बालियां निकलने से पहले वाली अवस्था में ये कर देते हैं। वैसे तो ये गलती अब इस साल भले ही ना हो, क्योंकि अभी बहुत सी जगह पे बारिश हो रही है, तो बारिश की वजह से जो पानी की पूर्ति है वो होती रही है और इससे नुकसान भी हुआ है हमारी फसलों को। लेकिन सबसे पहली गलती तो आपको ये नहीं करनी चाहिए। मान लीजिए अगले साल बारिश नहीं होती है तो, या फिर जहाँ पे बारिश नहीं हुई है तो वहाँ पे आपको नमी मेंटेन रखना है इस समय। यानी खेत में नमी होनी चाहिए जब बालियाँ निकलने वाली होती हैं। अगर इस समय नमी नहीं होती है तो क्या होता है, हमारे बालियाँ अच्छे से नहीं बन पाती हैं, बालियों में दाने भी अच्छे से नहीं भर पाते हैं और दाने का विकास अगर सही से नहीं होगा तो भले ही आपने पहले कितना भी खाद दे दिया हो, कितनी भी देखभाल कर दी हो, बाद में आप उसको सुधार नहीं पाएंगे। तो जब तक गेहूं में बालियां सही से भर नहीं जाती, यानी बालियों में दाने सही से भर नहीं जाते हैं, तब तक आपको नमी बना के रखनी है। लेकिन हाँ, इस बात का भी ध्यान रखना है कि ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। ज़्यादा पानी भी इस समय नुकसान करता है। तो वैसे भी आजकल बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, बहुत ज़्यादा इस समय भी वर्षा हो रही है, तो नमी की कमी वाली समस्या तो बहुत कम ही होगी। ऐसी जगह पे होगी जहाँ पे हल्की मिट्टी है, जहाँ पे बारिश नहीं हुई है। दूसरी समस्या क्या होती है, दूसरा आपको क्या गलती नहीं करना है। इस समय तीन तत्वों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, यानी NPK तत्वों की कमी आपको अपने गेहूं की फसल में नहीं करनी है। अगर इस समय कर देंगे तो भी नुकसान हो जाता है। आप सभी को पता ही होगा, इस साल बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और बारिश की वजह से जो हम खादें जो हमारी खादें हैं वो सही रूप से हमारे पौधे को नहीं मिल पाती हैं। जो हमारी जड़ें होती हैं, जो हमारी जड़ों का वर्क होता है वो सही से नहीं हो पाता है। हमारा जो पौधा है पूरा तनाव में चला जाता है, जिससे पानी की भराव में आपने देखा होगा पत्तियां भी पीली हो जाती हैं। और ख़ासकर बालियां निकलने वाली अवस्था में जो दो तत्व होते हैं, फास्फोरस और पोटास, इनकी कमी तो आपको नहीं करनी है। अगर आपने शुरुआती अवस्था में नहीं दिया हो तो आप अभी भी डाल सकते हैं। आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन तत्वों की पूर्ति आपको कैसे करनी होगी। तीसरी आपको क्या बचाव करना है, तीसरा आपको बचाव करना है। इस समय किसान भाइयों नमी भी ज़्यादा है और बारिश भी हो रही है, ठंड भी पड़ रही है, तो इस समय पीला रतुआ की भी समस्या देखी गई है। हालांकि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया है कि पीला रतुआ से आप अपनी फसल को कैसे बचा सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारी वो वीडियो भी देख के पीला रतुआ कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कुछ दवाएँ आपको बता दे रहा हूँ। अगर आप में भी पीला रतुआ के लक्षण दिखाई दे रहे हैं गेहूँ में, तो इन दवाओं का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सबसे पहली दवा है ओपेरा आप डाल सकते हैं। दूसरी दवा है नटीवो भी आप डाल सकते हैं। और तीसरी दवा है अडामा की कस्टोडिया। इन तीनों में से जो भी आपको मिल सके इनका इस्तेमाल, पीला रतुआ के अगर लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको कर देना चाहिए और 15 दिन के बाद आप दोबारा भी यूज कर सकते हैं अगर इनका कंट्रोल सही से नहीं हो पाता है। तो इन तीनों में से कोई एक ही आपको इस्तेमाल करना है और अगर आप दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं तो दवा को आपको बदल के इस्तेमाल करना चाहिए। तो पीला रतुआ से भी आपको बचना होता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा नुकसान ये आपका जो रोग है वो कर देता है। चौथी आपको क्या करना है, इस समय दानेदार खाद जो होती हैं इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दानेदार खादें अगर आप इस अवस्था में डाल देते हैं तो उनका पूरी तरह से इस्तेमाल पौधे नहीं कर पाते, यानी समुचित जो 100% उसका यूज नहीं हो पाता है, क्योंकि दानेदार खादें काफ़ी लंबे समय तक चलती हैं और काफ़ी टाइम भी लगता है पौधे तक उसको पहुंचने में। जबकि जो हम अन्य खादें डालते हैं स्प्रे के माध्यम से, छिड़काव के माध्यम से, तो वो काफ़ी जल्दी हमारे पौधे को मिल जाती हैं। तो आगे मैं आपको बताऊँगा क्या डालना चाहिए क्या नहीं डालना है। इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा सिंचाई भी आपको नहीं करनी है। अगर आप इस समय आपने देखा होगा आज और कल, आज 4 फरवरी है, तो आज हमारे यहाँ पे, कल से हमारे यहाँ पे 3 फरवरी से ही बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं। और अगर आप इस समय बहुत ज़्यादा सिंचाई कर देते हैं, दिन में पानी खड़ा रहता है खेत में, तो आपकी फसल गिर भी सकती है। बहुत सारे किसान भाइयों के यहाँ तो बालियाँ भी निकल आई होंगी और बहुत सारे किसान भाइयों के यहाँ अभी बालियाँ निकलना बाकी है। तो हालाँकि आज की वीडियो तो बालियाँ निकलने से पहले है, लेकिन ये गलती आपको ना तो पहले करनी है ना ही बाद में करनी है।
है। इसके अलावा आपको क्या करना है, कौन सी खाद डालनी है, ये हम जान लेते हैं। अगर आपके खेत में अभी बालियाँ नहीं निकली हैं, बालियाँ निकलने का समय आ गया है, तो आपको डालना है NPK 05234। इसमें 34% पोटास और 52% फास्फोरस होता है, और सबसे अच्छी खाद बालियाँ निकलने से पहले यही होती है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं डालना चाहिए। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित ही आप गेहूं में अच्छी पैदावार ले सकते हैं। यहाँ पे हम ये भी जानते चलते हैं कि आपको कितनी मात्रा में इस NPK का इस्तेमाल करना चाहिए। तो NPK 05234 की 1.5 किलोग्राम मात्रा आपको लेनी है, यानी 1.5 kg मात्रा आपको लेनी है प्रत्येक एकड़ के हिसाब से, और आपको 150 से 160 लीटर पानी में घोल के आपको इसका इस्तेमाल करना होता है। यहाँ पे एक बात का ध्यान आपको ये रखना है कि जब भी आप ये खाद डालें तो मिट्टी में नमी होनी चाहिए, खेत में नमी होनी चाहिए, तभी आपको ये खाद अच्छे से काम कर पाएगी। यहाँ पे बहुत सारे किसान भाइयों की एक समस्या और देखी गई है कि उनके पत्तों में पीलापन इस समय नज़र आता है। बहुत ज़्यादा पानी की वजह से भी ऐसा हो सकता है। बहुत ज़्यादा बारिश इस साल हुई है, तो इसलिए गेहूँ की फसल जितना हम अच्छी सोच रहे थे, हर साल की अपेक्षा उतना अच्छी नज़र नहीं आ रही है। पीलापन भी नज़र आ रहा है। तो अगर आप में अभी पीलापन है तो पीलापन को भी आपको दूर करना होगा। भले ही पानी की मतलब ज़्यादा भराव से नाइट्रोजन की कमी हो गई हो, या फिर आपने यूरिया की कम मात्रा डाली हो। तो अगर आप नाइट्रोजन की कमी पूर्ति करना चाहते हैं तो जो दानेदार यूरिया आती है उसको आपको देना होगा। दानेदार यूरिया का आपको मिट्टी में नहीं डालना है, उसका भी आपको छिड़काव करना है, स्प्रे करना है। तो किसान भाइयों, यहाँ पे जो दानेदार यूरिया है उसकी 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम मात्रा आपको लेनी है, यानी 1 एकड़ खेत में 1 kg से लेकर 1.5 kg या फिर 2 kg भी आप ले सकते हैं अगर थोड़ा सा ज़्यादा पीलापन है। इससे ज़्यादा मात्रा मत लीजिएगा, नहीं तो आपके पत्ते जल भी सकते हैं। और यहाँ पे ध्यान आपको ये रखना है कि पत्तों के ऊपर ओस नहीं होनी चाहिए जब आप इन NPK या फिर इन यूरिया खादों का इस्तेमाल करिए। तो आपको 1 kg से लेकर 1.5 kg की मात्रा आपको लेनी है दानेदार यूरिया की, और इसको पानी में अलग घोल बना लीजिए, क्योंकि ये जल्दी घुलती नहीं है। इस समय सर्दियों में तो NPK भी आपका जल्दी से नहीं घुलेगा। तो NPK को घोलने का सबसे अच्छा तरीका होता है पानी को थोड़ा सा गर्म कर लीजिए, गुनगुना कर लीजिए, उसके बाद में उसमें आप NPK को ऐसे ही किसी भी चम्मच की मदद से चला देंगे तो आसानी से घुल जाएगा। तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर एक NPK भी आता है 13-40-13, इसका भी इस्तेमाल किसान भाई कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। इसमें 13% पाया जाता है नाइट्रोजन, 40% इसमें पाया जाता है फास्फोरस, और 13% इसमें पोटास भी पाया जाता है। इसमें तीनों तत्व पाए जाते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर आसानी से आपको नहीं मिल पाएगा। तो अगर 13-40-13 मिल जाता है आपको तो इसका इस्तेमाल कर दीजिए। अगर नहीं मिलता है तो NPK 05234 तो आसानी से मिल ही जाता है, तो वो ले लीजिए। साथ में आपको जो नाइट्रोजन की कमी पूर्ति के लिए आपको ये जो दानेदार यूरिया है 1 kg से लेकर 1.5 kg, इसका इस्तेमाल आपको कर देना है। यहाँ पे किसान भाइयों मैं आपको बता दूँ, नाइट्रोजन की कमी हो तभी आपको दानेदार यूरिया का स्प्रे करना है। अगर पत्तों में पीलापन नहीं है तो बिल्कुल भी आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। किसान भाइयों, अगर आप नैनो यूरिया देना चाहते हैं तो उसका भी इस्तेमाल किसान भाई कर सकते हैं। अगर नाइट्रोजन की कमी है तो नैनो यूरिया से भी इसकी पूर्ति की जा सकती है। तो इसकी जो मात्रा आपको लेनी है लगभग 3 से लेकर 4 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से आपको यूज करना चाहिए। इतनी मात्रा पर्याप्त होती है, तो इसका भी इस्तेमाल किसान भाई कर सकते हैं। अगर आप इस समय बोरोन खाद दे देते हैं तो और अच्छा फ़ायदा रहेगा, आपके पोलिनेशन अच्छा होगा, बालियों में दाने अच्छे से भर पाएंगे। तो बोरोन की भी आपको जो मात्रा है वो लेनी है, लगभग 100 ग्राम बोरोन आपको दे देना चाहिए। अब यहाँ पे एक सवाल और आता है, क्या हमें इस अवस्था में कोई ग्रोथ प्रमोटर जो होते हैं उनको देना चाहिए? आप दे तो सकते हैं, लेकिन जो दानेदार आते हैं इनका इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे दानेदार में अगर हम इफ़को में बात करें तो इफ़को की दानेदार आती है सागरिका Z++ और सागरिका गोल्ड। दानेदार अगर आप इस समय देते हैं तो उनमें उनको पौधे तक पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लगता है, जो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे इस समय, तब तक आपका समय भी चला जाएगा। लेकिन जो लिक्विड आते हैं इनका इस्तेमाल किसान भाई कर सकते हैं। तो लिक्विड ग्रोथ प्रमोटर कोई भी हो आप दे सकते हैं। अगर आप सागर का लिक्विड भी देना चाहते हैं तो इसका भी इस्तेमाल किसान भाई कर सकते हैं, वो बेहतर काम कर जाएगा। तो अगर आप भी देना चाहते हैं, आपका मन कर रहा है, तो साथ में आप सागर का लिक्विड जो आती है उसकी 250 ml मात्रा भी आप दे सकते हैं। और अगर आप इन सारी खादों का इस्तेमाल किसान भाई कर देते हैं तो निश्चित ही गेहूं में आप अच्छा उत्पादन पाएंगे। अगर आपके पौधे में कोई भी रोग, कोई भी बीमारी हो, आपको ना पता हो, तो नीचे आप कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। तो किसान भाइयों, यहाँ पे जो भी मैंने बातें बताई हैं, अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो निश्चित ही आप गेहूँ में अच्छी पैदावार ले सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। धन्यवाद।